नमस्कार। आज के इनसे मिलिए कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत से जिसने सोनीपत ज़िले के छोटे से गांव सिलाना में जन्म लिया और फिर ज़िंदगी के छोटे छोटे कदम रखते हुए जिसने विश्वविद्यालय शिक्षा के और फिर विश्वविद्यालय में सभी स्तरों को छुआ, उन पदों को ग्रहण किया, राजनीति देखी और ज़िंदगी के सब रंगों का समावेश देखा। उनसे मिलवाने जा रहे हैं आपको हम, जो हैं हरियाणा के अनोखी प्रतिभा श्री भीम सिंह दहिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार। भीम सिंह जी, आपने ज़िंदगी देखी, इतने रूप देखे। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए, जो बचपन देखा, जो गांव का जीवन देखा, क्या यादगार उनकी आज भी आपकी स्मृति में है? गांव से ही हमने अपनी पढ़ाई शुरू की आज़ादी से पहले। उस वक्त उर्दू से शुरू किया हमने, लेकिन मुझे जो प्रभावित किया वो हमारे हेडमास्टर थे प्राइमरी स्कूल के, पंडित शेर सिंह जी। पास के गांव से आते थे बाइसिकल पे, लेकिन जब ज़्यादा पढ़ाई का वक्त होता था आखिरी 4 महीनों में, वो गांव भी नहीं जाते थे, स्कूल में सोते थे और हमें भी सबको वहीं स्कूल में ही सोना पड़ता था, घर में नहीं, क्योंकि उन्होंने 4 बजे उठा देना और पढ़ाई शुरू करा देना। तो उन्होंने वो ऐसी छाप छोड़ी कि हमें मेहनत की आदत फिर हमेशा बनी रही। उसके बाद वैस हाई स्कूल में लाला जगाधर मल, वो भी हेडमास्टर बने रोहतक में, और मेरे सेक्शन ए के इंचार्ज भी थे, हिस्ट्री इंग्लिश पढ़ाते थे। तो हमने तो वहाँ 4 साल जो अंग्रेज़ी पढ़ी 7वीं से 10वीं तक, आगे ज़रूरत नहीं पड़ी। आजकल नर्सरी से शुरू करते हैं, पीएचडी तक पढ़ते रहते हैं, और जब आते हैं पीएचडी करके मैं कहता हूँ भाई थोड़ा लिख दो, तो सेंटेंस ठीक नहीं लिखना आता। वो हमें समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है अपनी पढ़ाई के साथ। आपके अध्यापकों की बात याद करके ऐसा सुनने में आता है कि अभी कलाम जी ने भी कहा कि एक व्यक्ति को व्यक्ति बनाने में उसके माँ के साथ साथ उसके प्राइमरी टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आपको अपने निजी जीवन से भी ये अनुभव है। आज के परिप्रेक्ष्य में आप इस विषय में क्या कहेंगे? आज का बड़ा फ़र्क हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स वहीं क्लास में या स्कूल में मेहनत कराने की बजाय होमवर्क देते हैं। अब होमवर्क तो फिर कौन कराएगा? किसी के माँ बाप कम पढ़े हैं, किसी के ज़्यादा पढ़े हैं, तो पढ़ाई तो फिर माँ बाप पे छोड़ दी ना, टीचर का रोल तो उसमें नहीं रहा। तो ये एक समस्या हो गई है कि हमारा एटीट्यूड बिल्कुल कमर्शियल प्रोफेशनल हो गया है, और वो जो रिश्ता होता था स्टूडेंट का और टीचर का, वो अब नहीं रहा। उस वक्त हमें अपने बच्चों से भी ज़्यादा वो प्यार करते थे कि भी इनकी ज़िंदगी बनानी है, इनको हमने कुछ सिखाना है। अब वो बिज़नेस एटीट्यूड है, वे हम तनख्वाह लेते हैं, अपने इतने घंटे यहाँ पूरे करते हैं। तो इस एटीट्यूड से वो आप नेशन बिल्डर तो नहीं बन सकते ना, तनख्वाहदार बन गए, वो तो ठीक है। भीम सिंह जी, अंग्रेजी की जहाँ बात आई, आपने तो जीवन लगा दिया अंग्रेजी की शिक्षा को पढ़ाने में, बढ़ाने में। हरियाणा में नर्सरी से बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, लेकिन हरियाणा का और अंग्रेजी का 36 का आंकड़ा है। हरियाणा के विद्यार्थी के बारे में एक आम सोच ये है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अंग्रेजी से बहुत डरता है। तो ये हरियाणा और अंग्रेजी में ये क्या क्या आपस में क्यों नहीं बनती हरियाणा और अंग्रेजी की? ये खैर जो इस तरह के सोच होती है वो बहुत सही तो नहीं होती। ये तो अंग्रेजी का आंकड़ा दूसरे की भाषा के बारे में कहीं का भी हो सकता है, हरियाणा में कोई विशेष बात नहीं है। मैं भी हरियाणा से हूँ, गांव से हूँ, और 7वीं जमात से हमने पढ़ने शुरू की इंग्लिश, पहले तो पढ़ी नहीं। लेकिन वही गांव का बच्चा अमेरिका से पीएचडी भी करता है और अमेरिका वालों को अंग्रेज़ी पढ़ाता है, तो वो भी मुमकिन है। लेकिन वो क्यों हुआ? वो अच्छे टीचर्स जो
अपना जीवन लगाते हैं वो तनख्वाह के लिए नहीं, वो आपका जीवन बनाने के लिए पढ़ाते हैं, वो फ़र्क है। वो अगर आज भी ऐसे टीचर हैं तो आज भी ऐसे स्टूडेंट्स बन जाएंगे, लेकिन एक ओवरऑल माहौल में बहुत फ़र्क हो गया है। जी। अभी आपने बात की अमेरिका की पीएचडी की, सारा शिक्षा जगत जानता है। सिंसिनाटी से आपने हेमिंगवे पे पीएचडी की। उस दौर के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, कैसे अनुभव रहे आपके, किस तरह का माहौल, शिक्षा देखी आपने वहाँ? देखिए, जो मैंने वहाँ अमेरिका में सीखा और पढ़ा, मैंने यहाँ मेरा ख्याल सारी उम्र इतनी पढ़ाई नहीं की होगी जितनी वहाँ 2 साल में की। वहाँ की पीएचडी यहाँ की तरह नहीं है कि कोई आप थीसिस लिख दें, किसी तरह लिख दें और पीएचडी हो गए। वहाँ थीसिस लिखने से पहले आपको 24 कोर्सेज करने होते हैं। जैसे हमारे एमए के 8 कोर्सेज हैं, तो वहाँ 24 हैं, समझो 3 एमए के बराबर हैं। और हर कोर्स में आपको 2 टर्म पेपर जो कि रिसर्च पेपर होते हैं लिखने पड़ते हैं। 48 हो गए, वो लिखेंगे। और फिर उनके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होता है जिसमें सारा इंग्लिश लिटरेचर, ये नहीं भी कौन ऑथर है, कौन किताब है, कहीं से भी आपका इम्तहान लिया जाएगा। उसमें पास हो जाएंगे तब आपको थीसिस लिखना है। और यही नहीं, अंग्रेज़ी के अलावा 2 भाषाएं और करनी पड़ती थी। पीएचडी का हिस्सा था वो। तो मुझे जर्मन, स्पेनिश, अंग्रेज़ी के अलावा 2 साल पढ़नी पड़ी। 1 साल सर्टिफिकेट कोर्स, 1 साल डिप्लोमा कोर्स। उनके भी दोनों के इम्तहान पास किए। ये सब पास करके तब आप थीसिस लिखते हैं, तो उसको मैं असली पीएचडी मानता हूँ। आपकी बात से ही एक और बात समझ में आई सर, कि जब जो हरियाणा में आज विश्वविद्यालय या कॉलेजों में पात्रता परीक्षा या नेट सेट जो हो रहा है, उससे भी जो टीचर निकल के आ रहे हैं वो शायद आज भी शिक्षा जगत की जो सही उम्मीद है उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। जो ये शिक्षक की गुणवत्ता में कमी आई है, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? क्या परिस्थितियां इसकी वजह रही हैं? देखिए, कुछ तो हमारी जो हालात हैं, गरीबी के कहो, बैकवर्डनेस के कहो, तो उसमें एक अनिश्चितता रहती है जीवन में कि भी कोई नौकरी मिलेगी कि नहीं, कोई गुजारे लायक कोई काम मिलेगा कि नहीं। तो इसलिए हर एक की नीयत होती कि किसी तरह काम बन जाए। तो मेरे से कई दफ़ा लोगों ने पूछा कि अगर आपको एक बात कहनी पड़े हरियाणा या हिंदुस्तान के बारे में कि हमारे कैरेक्टर में क्या खासियत है सेंट्रल, तो मैंने कहा भी जुगाड़ है। हमारी नीयत हर वक्त ये रहती है कि कोई जुगाड़ हो जाए, मेहनत ना करनी पड़े, कोई बहुत पसीना ना बहाना पड़े। मेरे पास पेरेंट्स भी आते हैं, भी लड़की को पीएचडी करा दो, मैं करा दें। कोई ऐसा नहीं कोई लिख लाख दे और ही पैसे दे देंगे या कोई सिफारिश करवा दें। तो ये जो मेंटेलिटी है ये हमारी टिपिकल इंडियन है, और इसकी वजह से हम ईमानदारी से, मेहनत से काम नहीं करते, जुगाड़ में बड़े माहिर हैं। तो जुगाड़ से एक और बात समझ में आई, आपने तो राजनीति में भी साझेदारी की। आपको कहाँ लगता है कि जो हमारा पॉलिसी मेकर है वो ही नहीं जानता कि देश को कहाँ ले जाना है, तो ऐसी स्थिति में देश जाएगा कहाँ? आपको नहीं लगता कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की भागीदारी बहुत कम है, वो भी एक वजह है दिशाहीन होने की? बिल्कुल, वो भी है और ये मूल कारण है ये। बल्कि लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको कोई वोटिंग राइट या उनको कोई सरकार चलाने का हक ना हो, वो भी कोई दुरुस्त नहीं है। लेकिन जो डेमोक्रेसी आज हमारी इवॉल्व हो गई है वो बिल्कुल गलत रास्ते पे चली गई। आज़ादी से पहले कोई 750 के करीब छोटे मोटे राजे महाराजे थे जो देश को काबू रख रहे थे। अंग्रेज़ों के वक्त भी वही रखते थे। आज 750 की बजाय 70-75 परिवार हैं। वो कम से कम 750 तो थे,
और तो सेंट्रलाइजेशन हुआ। अब 70-75 हैं। मैंने बहुत पहले लेख लिखा था ट्रिब्यून में भी, फ्रॉम रॉयल टू रूलिंग फैमिलीज। हर स्टेट में 2-2, 3-3 फैमिलीज हैं। कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक हर स्टेट में 2-2, 3-3 फैमिलीज है। एक बार वो आ जाएगा, एक बार वो आ जाएगा, फिर उसका बेटा आ जाएगा, फिर उसका बेटा आ जाएगा। तो वो राजे महाराजाओं से भी बदतर हालत हो गई ना। वो क्यों हो गई? क्योंकि जेन्युइन डेमोक्रेसी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं है, जेन्युइन डेमोक्रेसी हमारे इलेक्शन सिस्टम में नहीं है, और हमारा समाज डेमोक्रेटिक होने की बजाय वही जात बरादरी और उससे वोट मिलती है। उस वक्त सब जात बरादरी का सहारा लेते हैं। तो ये अफसोस की बात है। आपकी जात बिरादरी से बात समझ में आई। आपने अंतर्जातीय विवाह किया है और एक बड़ा अच्छा उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है। आज कैसा जीवन अनुभव रहा? आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? कैसे विवाह एक ये जातिगत व्यवस्था को तोड़ने के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है? आप अपने निजी जीवन से कुछ अनुभव हमें बताएं। देखिए, मैंने तो शादी की जिस लड़की से, वो पंजाबी थी, पाकिस्तान से उनका परिवार आया था। तो घर वाले कहते रहे भाई ये शादी कर लो, वो कर लो। मैंने कहा देखो, मैंने तो देखी हुई है लड़की, उससे कर लूँगा। मेरे फादर नहीं थे, मैं 2 साल का था तभी वो गुज़र गए थे। माँ हमारी अनपढ़ थी, लेकिन चाचे ताए सभी कहते थे भाई ये ना कर तू। तो मैंने कर लिया, क्योंकि मेरे ऊपर कोई ऐसा जोर नहीं था किसी का। माँ थी, मैं था। लेकिन वो हमारे जितने सगे थे रिश्तेदार, वो कहते थे भाई हमारी नाक कटवा दी। मैं कहा क्यों, नाक क्यों कटवा दी भाई, कोई बुरा काम नहीं किया। कहीं नहीं, पंजाबन बैल है। मैं कहा वो तो ले आया। फिर हम चले गए कश्मीर हनीमून पे। कहते ये और नाक कटवा दी। और घर में बैठे घूंघट करके ये वो, ये कोई तरीका है? तो कश्मीर में जा रहे हो। तो वो खैर आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है, और जो पुराने रीति रिवाज थे, ये नहीं कोई हर चीज़ अच्छी हो रही है, ये भी नहीं है। उसमें एक अपने गुण थे। आज हम कह देते हैं ये फेमिनिज्म के नाम पे, या ये जो ख्वाब पंचायतों को, ख्वाब पंचायतें अगर आप स्टडी करे जाएं तो जो हमारे समाज में स्टेबिलिटी रही है, जो वैल्यूज़ रही हैं, वो भी समाज की वजह से रही है। जो हमारा फैमिली सिस्टम है वो सबसे बड़ी देन है हमारे कल्चर की, सिविलाइजेशन की। अमेरिका में गुम गई, वेस्ट में सारे गायब हो गई फैमिली। तो उनका हालत देख लो क्या है। आधे से ज़्यादा लोग मेंटल हैं, कोई हार्ट के बीमार है, कोई फलाना है। ये पैसा होने से तो अच्छा जीवन नहीं हो जाता ना। पैसे में तो सबसे आगे हैं, टेक्नोलॉजी सारी दुनिया को बेच रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि समय के साथ बदलना होता है। ख्वाब पंचायतों को भी बदलना चाहिए। तो उस बदलाव से जो मूल चीज़ें हैं वो नहीं ना हमें छोड़ देनी चाहिए। आपको जीवन में बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का, रहने का अनुभव मिला, दिशा निर्देशन मिला। स्वरूप सिंह जी का नाम आता है, फिर राजनीतिक जीवन में देवीलाल जी का, हरद्वारी लाल जी से प्रतिद्वंद्विता का कई बातें आती हैं। वो कुछ हमारे दर्शकों के लिए आप संस्मरण हमें बताएं, किस तरह के अनुभव रहे आपके? देखिए, मैं पॉलिटिक्स में भी आया तो डॉक्टर स्वरूप सिंह की वजह से। वो मेरे टीचर रहे, उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो एक अच्छे टीचर ही नहीं, अंग्रेज़ी के अच्छे इंसान थे, और जो भी पढ़ाते थे उसको आम जीवन से जोड़ के पढ़ाते थे। वो चाहे अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, अंग्रेज़ी के राइटर्स को पढ़ाते थे, लेकिन हमारा जो जीवन है उससे जोड़ देते थे। माँ बाप का रिश्ता है, बेटियों का रिश्ता है, यही कहानियाँ होती हैं लिटरेचर में। तो बगैर उसके कभी नहीं पढ़ाया। तो हमें भी वो उससे बड़ा पढ़ाने का एक तरीका मिला कि कैसे होना चाहिए। डॉक्टर ओपी ग्रेवाल थे, ओम प्रकाश ग्रेवाल, उन्होंने मुझे प्रभावित किया, क्योंकि वो नेक इंसान, ईमानदार, ईमानदारी से पढ़ाना, टाइम भी भूल जाना, पहनाव भी भूल जाना, बस इंटरेस्ट एक पढ़ाने में है या किताब पढ़ने में है।
तो मुझे डॉक्टर स्वरूप सिंह कहते थे, भीम सिंह अब क्या सोचा, क्या करोगे? मैं कहा जी पढ़ाऊँगा। कहता देखो खाली तनख्वाह के लिए पढ़ाना हो ना तो और बहुत है, और कहीं चले जाना। अगर पढ़ने का शौक़ है, किताबें, तो टीचर बनना। मैंने कहा जी मुझे तो शौक़ है, इसलिए मैं कोई सरकारी नौकरी, कोई HCS ऑफिसर, IAS नहीं बनना चाहता, मैं टीचर बनना चाहता। कहता फिर ठीक है, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना। चाहे 100 बार एक चैप्टर या आपने लेसन किया है, क्लास में जाओ तो बिना तैयारी मत जाना। उन्हीं ने मुझे सियासत में ले आए। वो कुछ तो खैर मेहरबानी तो चौधरी हरद्वारी लाल की है, वो इस झगड़े में नहीं घसीटते हमें, तो वो सारा आंदोलन चला। तो आंदोलन में वो मंत्रियों से भी पाला पड़ा, क्योंकि हरद्वारी लाल काबू खाली टीचर से तो नहीं हो सकते थे। उनको काबू करने के लिए आखिर में किया हमने, उनको निकलवाया भी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई, सब कुछ किया, लेकिन पॉलिटिक्स बात करनी पड़ी। तो तब मुझे भी कुछ समझ आ गई। फिर डॉक्टर स्वरूप सिंह ने एक दिन बुलाया, वो बाई चांस 1982 में उस पोजीशन में थे, भी टिकट दें। चौधरी चरण सिंह थे, पार्टी के प्रेसिडेंट थे। कहने लगे भी भीम सिंह इलेक्शन लड़ना है। मैंने कहा जी लड़ेंगे, जब आपने कह दिया तो। कहता जाओ, और मैंने कहा जी टिकट, कहता टिकट अपने आप आ जाएगी, जाओ तुम। तो रोट हल्के से शांति राठी जो एजुकेशन मिनिस्टर थी, उसके खिलाफ लड़े। तो क्या अनुभव रहा, एक शिक्षक जो क्लासरूम से निकल के जब सदन में पहुंचा, तो क्या दुनिया ने क्या रंग बदले, क्या देखा आपने? जो भी लाइफ का रोल है, हर एक में आपके लिए बहुत कुछ है करने को, अगर करना चाहें तो। मैंने सबसे पहला काम तो ये किया कि यूनिवर्सिटी से छुट्टी ली 5 साल की, बिना तनख्वाह के। वरना उन दिनों रूल्स ये थे कि आप छुट्टी ना लें, तनख्वाह भी लेते रहें, और जब असेंबली होगी आपको छुट्टी मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी को हिदायत ये थी बल्कि कि इनको कम काम दो, ताकि ये पब्लिक का काम अटेंड करें। एक भी पूरा हो जाए तो बहुत है, वो भी तब आप दिल जान उसमें लगाएंगे तो होगा। तो मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगा, या तो पॉलिटिक्स करो या पढ़ाओ। पढ़ाते थे तो पढ़ाते थे, तब पॉलिटिक्स नहीं की। अब पॉलिटिक्स करनी तो पढ़ाना नहीं है। तो मैंने कुरुक्षेत्र छोड़ा, बच्चों को सोनीपत लाया, सोनीपत मकान बनाया, और वहीं फिर बच्चों को पढ़ाया। तो सियासत में अच्छे आदमी भी मिले। कम से कम 50% MLAs उस वक्त ऐसे थे जो अपने घर से खाते थे, घर से खर्च करते थे, हमें कुछ नहीं मिलता था। 500 रुपये MLA को उन दिनों मिलते थे। आजकल तनख्वाहें कर ली, पेंशन कर ली, और पर्क्स कर लिए, डेवलपमेंट फंड कई करोड़ कर लिए। तो ये नहीं होना चाहिए। अब कहते हैं लाल बत्ती भी करो। अंग्रेज़ों के वक्त का सिलसिला है ये, जो चला आ रहा कि भी सरकार आ गई, लाल बत्ती देखते ही लोग डर जाएं। तो आप डराना चाहते हो, जनता के तो सेवक माने जाते हो, पीपल सर्वेंट्स। तुम तो मैं कहा अंग्रेज़ों के भी बाप हो, वो पर्दों में नहीं छुपते फिरते थे। भाई जब आप पार्लियामेंट या असेंबली जाते हैं, उन दिनों वो MLA हॉस्टल या MPs के उसमें रह लो, आने जाने का किराया ले लो, ज़्यादा ज़्यादा यही होना चाहिए ना। तो अगर देश सेवक हैं तो। लेकिन सबको पता है कि 5 साल में क्या से क्या हो जाते हैं, वो तो सबके सामने है। थोड़ा सा साहित्य की तरफ लेके चलें सर, आपका बहुत योगदान है। आजकल शेक्सपियर एसोसिएशन के आप प्रधान हैं, पुनः जीवित किया है आपने शेक्सपियर को, ख़ास तौर पे हरियाणा पंजाब के इस क्षेत्र में जहां साहित्यिक गतिविधि बहुत नहीं होती, आपने शेक्सपियर एसोसिएशन बनाई, फिर से शेक्सपियर को ज़िंदा किया, नई ज़िंदगी दी। उसके बारे में बताएं, क्या स्वप्न है आपका, क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस समाज में साहित्य को प्राथमिकता नहीं दी जाती, वो समाज ऊपर नहीं उठ सकता। समाज खाली ये सेंसेक्स कितना बढ़ गया या कितना घट गया। देखिए, शेक्सपियर को मैं समझता हूँ कि वो दुनिया का सबसे बड़ा लेखक हुआ है, और लेखक किसी जात जमात या देश विदेश का नहीं होता। अगर असल मायनों में लेखक है तो वो सारे
इंसानियत के लिए, हर आदमी के लिए है। नर्सरी राइम सबसे पहले क्यों सिखाते हैं और भाषा ही सबसे पहले क्यों सिखाते हैं? केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स क्यों नहीं सिखाते या इकोनॉमिक्स क्यों नहीं सिखाते? पहले के 2-3 साल में तो खाली भाषा ही सिखाते हैं, हिंदी सिखाएं, अंग्रेजी, वो इसीलिए सिखाते हैं कि पहले आपका बेस, आपका चरित्र बनाना है और चरित्र साहित्य के थ्रू ही बनता है। लेकिन आज के युग में इसकी और भी ज़्यादा अहमियत है जो बदकिस्मती से समझी नहीं जा रही। टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, वे रेडियो भी हो गया, टीवी भी हो गया, मोबाइल हो गया, अच्छी बात है, हो जाए, लेकिन अच्छा इंसान होना भूल गए। लेकिन आज बिजनेस रूल करता है, वो एक हमारा बदकिस्मती सारी दुनिया की ही है। दुनिया दुकान बन गई है। दुनिया दुकान, मार्केट्स हैं, नेशन कोई नहीं कहता, हमें सिटीजन नहीं कहता, या तो कंज्यूमर है या टैक्स पेयर है। जहां आपने अभी स्टैनिक वर्सेस की बात की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है, साहित्य के बाजारीकरण तक की बातें और प्रश्न चिन्ह आ गए हैं, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, दूसरा ये बाजारीकरण का है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई वैक्यूम में नहीं होती है और फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई अनलिमिटेड या अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है। अब मैं आपको गाली दूर कहूँ, मेरा तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या मैं और कोई बुरी बात कहूँ, हाँ, समाज को तोड़ने वाली बात कही, देश को तोड़ने वाली बात। तो मैं ये कहता हूँ कि साहित्य कहाँ है, आर्ट कहाँ है? किसी दूसरे को प्रोवोक करना तो कोई आर्ट नहीं है। अब आपको पता है कि भी इससे एक हमारी कम्युनिटी मुस्लिम्स की या जो भी है उसको ठेस पहुँचेगा, वो बुरा मानेंगे, तो आप क्यों कर रहे हैं इसको? और वो ही क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं कर? और अगर आप इतना कर ही रहे हैं, आप सोचते हैं कि यही सच है, तो इसके लिए फिर कुर्बानी देने को तैयार हो जाओ। बिकने से ही और बात समझ में आई कि जहां साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की तरह एक आम से भी सरल जिंदगी जीता था, गालिब की तरह भूखों रह के लिखता था, दूसरी तरफ एक नई उपज आई है साहित्यकारों की जो करोड़ों रुपए में उपन्यास लिख रहे हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इनको साहित्यकार नहीं मानता। पिछली बार जब ये फेस्टिवल हुआ था तो आपको याद होगा किरण देसाई आई थी, उसका एक नावल आया, उस पर बुकर प्राइज मिल गया, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो अगली किताब वो क्या लिखेगी किसी को नहीं पता, लेकिन उसको कई लाख पाउंड का पहले कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो ये दुकानदारी आजकल चल रही है। तो वो लिखते हिंदुस्तान के बारे में हैं, छपवाते इंग्लैंड या अमेरिका में हैं, भाई यहीं छपवा लो, उनको पता है बुकर प्राइज तो वहाँ से मिलेगा और हमें बेचा वहाँ जाएगा। हमारी सोसाइटी का कंटेंट हमारा है, कैरेक्टर्स हमारे हैं, कहानी हमारी है, सिर्फ उसका प्रोडक्शन वेस्ट में हो रहा है। प्रोडक्शन नहीं, ये जो 120 करोड़ हम हैं उसकी वजह से बिक रहे हैं। बुकर प्राइज भी इसलिए दिया जाता है कि उनको पता है कि देने से हम, हाँ, इतना हो गया, हमारा किरण देसाई को मिल गया, अडीगा को मिल गया, पढ़ो भाई वाइट टाइगर, और मिलियन कॉपीज बिक जाती हैं। कॉपी किसकी बिकती है? कॉपीज उनकी बिकती हैं। आजकल आपकी एक पुस्तक का बड़ा चर्चा है, द राइज ऑफ हरियाणा एंड फॉल ऑफ डेमोक्रेसी, कुछ उसके बारे में हमें बताइए। पिछले 200 साल का इतिहास मैंने इसमें कवर किया कि जब अंग्रेज़ आए और हरियाणा एक पार्ट बना उनका, तो अंग्रेज़ों का क्या असर हुआ, फिर आर्य समाज की जो आंदोलन आया उसका क्या असर हुआ, फिर 47 में ये पंजाबी पॉपुलेशन आई पाकिस्तान से, इनका क्या क्या चीज़ें यहाँ लाए अच्छी और हम उनसे सीखा, उसका क्या असर हुआ। फिर जब हरियाणा अलग हो गया तो एक नई बात हुई कि जो हमारे साथ ज़्यादती थी, हम मार्जिन पे थे। पहले लाहौर सेंटर था तो हम बिल्कुल मार्जिन पे थे। फिर जब अमृतसर चंडीगढ़ सेंटर बना फिर भी पंजाब रहा, फिर भी मार्जिन पे रहे। फिर 66 में जब हरियाणा बन गया तो हम फिर सेंटर बन गए। तो कितना रैपिडली फिर हमारा डेवलपमेंट हुआ, वो सब चीज़ें मैंने उसमें की।
करते करते फिर आज के हालात में आए, तो आज के हालात हरियाणा के बाकी हिंदुस्तान से अलग नहीं हैं। तो वो चैप्टर फिर बाद में जनरल बन गए, तो वो जनरल हिंदुस्तान पे बन गए। तो उसमें मैंने ये कहा है कि भाई हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम चारों तरफ हमारे ऐसे देश हैं जहाँ किसी में डेमोक्रेसी नहीं है। शिक्षा जगत के भीष्म पितामह हैं आप, तो एक संदेश क्या देना चाहेंगे शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, शिक्षा जगत को, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, संदेश एक ही है कि ईमानदारी से और मेहनत से काम करें, चाहे पढ़ने का हो चाहे पढ़ाने का हो, जुगाड़ का सहारा ना लें, बस। हरियाणा के शिक्षा जगत को आपने यूं भी रास्ता दिखाया है। आज आप यहाँ स्टूडियो में आए, लोगों से बात की, लोगों को बताया, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में फिर किसी शख्सियत को लेकर आपके साथ प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।